कहानी अपराध बोध। नित्य की भांति आज भी भोला गांव के अपने पुराने मकान की मुंडेर पर बैठे प्रातःकाल का अद्भुत नजारा देख रहा था। प्रातःकाल की सुनहरी सूर्य की रश्मियां सारे वातावरण को मोहक बना रही थी। पक्षियों का कलरव जारी था। अनेक पक्षी दाना चुगने की फिराक में खेतों की ओर जा रहे थे। पक्षियों को उड़ते फुदकते देख भोला का मन भी कुलाचे भर रहा था। पक्षियों से वो बेहद प्यार करता था। भोला अपने साथ सदैव पक्षियों के लिए कुछ न कुछ दाने अनाज के जरूर लिए रहता, जिसे वो पक्षियों को चुगाता रहता था। पक्षी भी उसे अपना दोस्त मानने लगे थे। कभी कभी तो वो भोला से बात करते करते अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी भूल जाया करते थे। बेचारे बच्चे घोंसलों में बैठे बैठे अपने माता पिता के आने की प्रतीक्षा में घंटों समय बिताया करते। भोला के एक दोस्त का नाम था बबलू। भोला चाहता था कि बबलू भी ये नजारा देखे, पर वो देर तक सोता रहता। बबलू के माता पिता भी देर तक सोते रहते थे, इसलिए बबलू की भी आदत खराब हो गई थी। बड़ों की आदत का प्रभाव छोटों पर तो पड़ता ही है। एक दिन भोला ने दुखी मन से कहा, बबलू, शायद तुम जानते नहीं हो कि एक इंसान जिंदगी भर में कितना वक्त सिर्फ सोने में बर्बाद कर देता है। आधी जिंदगी सोकर गुजार देना कहाँ की अक्लमंदी है। मेरा कहा मानो, जल्दी सुबह उठा करो। किसी को भी स्वस्थ रहने के लिए मात्र 6 से 7 घंटे सोना ही पर्याप्त होता है। फिर पढ़ने लिखने वालों को तो और भी जल्दी सोना चाहिए। प्रातःकाल का उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। प्रातःकाल की प्रकृति का अनुपम सौंदर्य देखने लायक होता है। एक तुम हो कि आलसियों की भांति देर तक सोते रहते हो। भोला की बात सुनकर बबलू ने कहा, अच्छा, अब प्रयास करूंगा। घर जाकर मैं अपने माता पिता से कहूंगा कि वो मुझे प्रातः 4 बजे जगा दिया करें। भोला पढ़ने में होशियार था। प्रकृति की गोद में पढ़ना उसे अच्छा लगता था। प्रायः वो घर के पास के बगीचे में किताबें कापी लेकर पढ़ने के लिए निकल जाता। बगीचे में न किसी तरह का शोर, न कोई विघ्न बाधा। मन बहलाने के लिए खिले फूलों में मंडराती तितलियां और भौरे उसके लिए काफी थे। पाठ याद करने के लिए बगीचे से बढ़कर उसे कोई और सुंदर जगह नहीं मालूम पड़ती। हाँ, कभी कभी नदी की ओर भी निकल जाया करता, जहाँ से सुंदर सुंदर सीप, मोर पंख, रंग बिरंगे पत्थर और घोंघों के आवरण इकट्ठे करके ले आया करता। कलात्मक चीजें इकट्ठा करने में उसकी अभिरुचि थी। एक दिन वो अपने दोस्त बबलू के घर अचानक पहुंच गया। बबलू को नए नए कपड़े पहने देख उसने पूछा, कहो बबलू, कहाँ की तैयारी हो रही है? भोला, मैं तुम्हारे पास ही तैयार होकर आ रहा था। चलो भोला, आज माँ कुष्मांडा देवी का मेला है। सुना है इस मेले की बहुत बढ़िया तैयारी की गई है। जाओ, जल्दी से तुम भी कपड़ा पहन लो। अगर साथ चलोगे तो बड़ा मजा आएगा। भोला बोला, नहीं, मुझे गृह कार्य करना है। मैं मेला गया तो मेरा गृह कार्य पिछड़ जाएगा। फिर वही पढ़ने की बात। कभी कभी तो ऐसे अवसर आते हैं। चल, देर न कर। बबलू ने आग्रहपूर्ण लहजे में कहा, तुम कहते हो तो जरूर चलूंगा, वरना मेरा मन तो मेलों का नाम सुनकर के ही घबराने लगता है। मेलों का भयावह शोर, धुआं, प्रदूषण मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात जरूर है कि मेले में तमाम भोले बिसरे मित्रों, सगे संबंधियों से मुलाकात हो जाती है। फिर वही लेक्चर पिलाने लगा। तेरी तो आदत बन चुकी है भोला। अगर मेले में ये सब नहीं होगा तो कहाँ होगा? चल, झट से कपड़े बदल ले।
बेकार की बातें करने का अब वक्त नहीं है। दोपहर का समय था। मां कुष्मांडा का मेला स्थल गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर था। पैदल चलकर समय से पहुंचना कठिन था। सड़क पर जा रहे सभी टेम्पो तांगे भरे जा रहे थे। भोला ने भारी भीड़ वाहनों में देखकर कहा, बबलू चलो यहाँ से लौट चलें। लेकिन बबलू को घर वापस जाना मंजूर नहीं था। अचानक एक टेम्पो रुका। बबलू झट से लपक कर पीछे चढ़ गया। भोला भी किसी तरह चढ़ पाया। टेम्पो में लगभग 20 सवारियां भूसे की तरह ठूसी हुई थी। मां कुष्मांडा का मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यूं तो पूजा अर्चना हेतु हर दिन भक्तजनों की भीड़ आते जाते देखी जा सकती थी, पर मेले के अवसर पर अपेक्षाकृत अधिक भीड़ थी। धार्मिक स्थलों में चोर उचक्के जेब कतरे भी पहुंच जाया करते हैं। मेले की भारी भीड़ में बच्चों का गुम हो जाना आम बात होती है। इसलिए मेले के संयोजकों द्वारा बार बार सतर्क रहने के लिए उद्घोषणाएं की जा रही थी। मेला घूमते घूमते भोला बबलू बहुत थक चुके थे। किसी तरह वे उस बगीचे की ओर बढ़ गए जहाँ काफी भीड़ थी। भीड़ से वापस लौट रहे एक व्यक्ति से बबलू ने पूछा, भैया यहाँ क्या हो रहा है? वो व्यक्ति बोला, यहाँ मुर्गों की लड़ाई हो रही है। कौतूहलवश भोला बबलू देखने जा पहुंचे। अरे यहाँ तो 2 मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं। भोला ने बबलू से कहा। दोनों मुर्गे अपनी अपनी चोंच और पंजों से एक दूसरे को आहत करने में लगे थे। दर्शक ठहाका मारकर प्रसन्नता का इजहार कर रहे थे। मुर्गे बुरी तरह से हाँफ रहे थे। उनके असंख्य पंख जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। भोला की दृष्टि अचानक मुर्गों के पैरों पर पड़ी। पैरों में तेज धार वाली छुरियां बंधी थी। जब तक छुरियों के बने होने का कारण जान पाते कि एक मुर्गे के पैर में बनी छुरी दूसरे मुर्गे के गले में लग चुकी थी। मुर्गा घायल हो गया था। खून की धार बह रही थी। ना चाहते हुए भी वे एक दूसरे को परास्त करने के लिए विवश थे। दोनों मुर्गों के मालिक अपने अपने मुर्गे को विजयी होते देखना चाहते थे। कुछ क्षण में ही मुर्गों की लड़ाई समाप्त हुई। विजयी मुर्गे का मालिक 1000 रुपए बटोरने लगा। उसने जब मुर्गे को उठाकर ले जाना चाहा तो उसने देखा कि मुर्गे के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। अकारण ही उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मुर्गे लड़ाने वाले लोगों के चेहरों पर किसी तरह का भी अफसोस नहीं था। संवेदन विहीन थे वे सारे। ऐसे क्रूर दृश्य को देखकर भोला और बबलू बहुत ही दुखी थे। दोनों ही आंखों में आंसू भरे भीड़ से बाहर आए। अब उन्हें मेले में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेले की आतिशबाजी भी उन्हें काटने को दौड़ रही थी। भोला बबलू आज अपराध बोध से ग्रसित थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और वे मौन रहे, कोई प्रतिरोध नहीं कर पाए। भोला और बबलू जब घर पहुंचे तो रात काफी हो चुकी थी। सन्नाटा पसर चुका था। भोला की माँ दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। भोला का दुखित उतरा चेहरा देखकर माँ ने पूछा, क्या हो गया है मेरे बेटे को? बड़ा उदास है आज। माँ क्या बताऊं, लोग निरीह पक्षियों को अपने तुच्छ स्वार्थ के पीछे किस तरह लड़ाते रहते हैं। आज जाना मैंने, मुर्गों की लड़ाई में बेचारे कई मुर्गे बिना मौत मारे गए। बेटा ये दुनिया है, यहाँ के लोग सिर्फ अपने मतलब ही साधते हैं। कोई मरे या जिए इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्गों की तरह ही ये लोग बुलबुल व तीतर भी लड़वाते हैं। इतना ही नहीं, लड़ाने के पहले ये लोग इन्हें भूखा रखते हैं। लड़ाने के वक्त ये लोग मैदान के बीचों बीच खाना रख देते हैं। पेट की भूख के लिए शुरू हुई ये लड़ाई मौत हो जाने पर समाप्त होती है। भोला का मन आज अशांत था। माँ के लाख समझाने पर भी भोला के चेहरे पर मुस्कान नहीं लौटी।
रात का भोजन भी नहीं किया। रात भर चारपाई में लेटे लेटे आसमान की ओर निहारता रहा, करवटें बदलता रहा। प्रातःकाल नित्य की भांति वो मुंडेर पर पक्षियों को दाना चुगाने भी नहीं गया। पढ़ना लिखना भी भूल गया। बबलू जरूर आज वादे के मुताबिक मुंडेर पर तड़के पहुंच गया। पक्षियों को दुखी देखकर बबलू बोला, क्या बात है, आज कोई गीत नहीं सुना रहा है? बोला तो तुम लोगों की खूब बड़ाई किया करता था, लेकिन भोला नहीं दिख रहा। भोला नहीं दिख रहा है, इसलिए हम सब दुखी हैं, पक्षियों ने बबलू से कहा। बबलू ने मेले में देखे मुर्गों की लड़ाई के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, भोला तब से बहुत दुखी है, शायद इसीलिए आज आया नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। भोला पुनः मुंडेर पर जाने लगा, पक्षियों से अपना दुख दर्द बताने लगा। पक्षी भी भोला का मन बहलाने लगे। हाँ, कभी कभी वो पक्षियों से अवश्य कहा करता, वो अपराधी है, अपराध बोध उसे खाए जा रहा है, वो वहाँ बोला क्यों नहीं? जुल्म होते देखते रहना भी अपराध है। पक्षी उसकी बात अनसुनी कर देते और फिर फुदक फुदक कर गाने लगते।